Greetings to all beta. We are going to start from this paragraph the Ramjo iron works which are now closed down. इसमें क्या बताया गया है? हमने कल पढ़ा था कि जब उस पैडलर को ये लगता है कि देयर वाज नो एनी होप फॉर हिज लाइफ एट दैट वेरी मोमेंट ही जस्ट सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड. उसको क्या लगता है कि बस उसकी ज़िंदगी की उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी और वो बस सारी उम्मीदें खो करके बस ज़मीन पर लेट जाता है. और ज़मीन पर लेटने के बाद एट लास्ट व्हेन ही लेड हिज हेड ऑन ग्राउंड, जब उसको लगता है कि बस अभी सारी उम्मीदें सब ख़त्म हो गई और उसका सर ज़मीन पर टिका देता है कि इट वाज़ वेरी लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, तो अचानक से उसको क्या लगता है, एक आवाज़ सुनाई देती है एंड ही जस्ट गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड ही वेंट इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द साउंड वाज कमिंग. और वो उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ से आवाज़ आती है. वहाँ जाकर के बाद में क्या होता है ये बाद में बताया है, लेकिन उससे पहले राइटर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना चाहता है उस जगह का जिस जगह की तरफ वो पैडलर बढ़ता है. वो जगह देखो क्या थी, रामजो आयरन वर्क्स था. रामजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट लॉन्ग अगो ए लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज. राइटर क्या कहता है कि वो रामजो आयरन वर्क्स था. जो राइटर ने जब ये लिखा है विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब तो नहीं है लेकिन वो और वो वर नॉट सो लॉन्ग अगो, ज़्यादा टाइम पहले बंद भी नहीं हुआ है लेकिन अभी बंद है. और लेकिन जब वो पैडलर वहाँ था तब वो आयरन वर्क्स वहीं पर था. और वो क्या है, एक लार्ज प्लांट है. लार्ज प्लांट का मतलब है या तो छोटे छोटे अलग प्लांटों के लोहे को और से अलग कैसे किया जाता है, वो अलग हो, लोहे की शीट्स बनना वो अलग हो, मतलब या तो छोटी छोटी अलग कंपनीज़ कई सारी हो या फिर एक ही बहुत बड़ी फर्म हो, एक बहुत बड़ा एक कह सकते हो एक मिल हो, उसके अंदर सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हो. तो ये छोटी मोटी फर्म नहीं थी, ये बहुत बड़ा मिल था, एक बहुत बड़ा प्लांट था. और ये आयरन प्लांट था. आयरन प्लांट का मतलब है सबसे पहले जो आयरन है ज़मीन में से निकलता है वो निकलता है और को वैसे कहा जाता है अयस्क, और के रूप में निकलता है. और से जब वो एक आप अगर उसको देखोगे तो एक पत्थर का जैसा ही दिखेगा वो, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आयरन भी होता है, उसके अंदर रॉक्स वगैरह अदर केमिकल्स भी होते हैं, अदर मटेरियल भी होते हैं. तो उसको इस आयरन को अलग निकालना इस बाकी पार्ट से वो क्या होता है, इसको पिघलाकर होता है. और वो पिघलाने की जो प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है, स्मेल्टर में. तो एक प्लांट तो ये हुआ जिसमें से और को मतलब जहाँ पे और को डाला जाता है और उसमें से आयरन जो है आप ये कह सकते हो प्योर लोहा निकाल लिया जाता है. फिर जो वो लोहा निकलता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसकी बनती हैं शीट्स. उन शीट्स को बनाने के लिए मतलब लंबे लंबे मेटल की शीट्स बनती है, वो होती हैं रोलिंग मिल में. उन शीट्स को फिर किसी भी शेप में ढालने के लिए भट्टी में डाला जाता है. तो भट्टी को कहा जाता है फर्नेस, लेकिन उस एरिया को कहा गया है फोर्ज वाला एरिया. तो लोहे को बाकी मटेरियल से अलग करने वाली जगह स्मेल्टर. रोलिंग मिल में शीट्स बनाई जाती है लंबी लंबी उस लोहे की, और उस लोहे को यूज़ में लाया जाता है भट्टियों में. तो इनके अलग अलग प्लांट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो आयरन मिल था रामजो आयरन वर्क्स, ये पूरा एक बड़ा प्लांट था. ये तीनों काम वहाँ होते थे. अभी लार्ज लेवल पर होते थे, इसलिए इन दी समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनाल which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. इस पूरी लाइन को एक बार देखिए. समर में वो व्यापार जो ट्रेडिंग होती थी, अब भाई वहाँ पे लोहा, अगर लोहे से चीज़ें बनती हैं और लोहा अलग भी निकलता है, तो वो चाहे
कच्चे लोहे का व्यापार हो, चाहे वो लोहे से बनी चीज़ों का हो, सारा व्यापार बहुत अच्छे से चलता था। इसलिए लंबी लंबी लाइनें हैवीली लोडेड, जिसमें भारी भरकम लोड लोहे का भर दिया जाता था। और वो बार्जिस और स्काउज होती है, ये एक तरीके की बोट होती हैं जिनको ट्रेड के काम में लाया जाता है, ट्रेडिंग के व्यापार के। तो इन बोट्स में क्या कर दिया जाता था, आयरन जो वहाँ से निकाला जाता था उन मिल में से, वो भर दिया जाता था। और वो कैनल एक नहर से होते होते एक बड़ी सी झील के अंदर रास्ता था, मतलब छोटी नहर से बड़ी झील में, और बड़ी झील से टू दी अदर कंट्रीज़ उस लोहे को, उस तैयार हुए माल को ले जाया जाता था। और फिर विंटर टाइम में ये तो था समर टाइम में मतलब कि कनाल और लेक वाला रास्ता अपनाया जाता था। और विंटर में वहाँ पर क्योंकि ठंड ज़्यादा होती थी, इसलिए झील वगैरह के जमने की वजह से रोड्स से वो सारा बना बनाया माल लेकर जाया जाता था जो मिल के अंदर तैयार होता था। और रोड के साइड से वो व्यापार होने का मतलब है कि वहाँ पर ना, जैसे अब लोहा जहाँ पिघलाया जाता है, जहाँ पर भट्टियाँ चलती हैं, वहाँ पे आपको भी पता है कोयले का यूज़ होता है। तो कोयला वहाँ पर लाया तो जाएगा, तो कोयला लाने के लिए क्या यूज़ होते थे, क्रेट्स होती हैं, बास्केट्स, जैसे सब्जियों की दुकान के बाहर जो बास्केट रखी होती है जिनमें छेद होते हैं थोड़े थोड़े, तो उन बास्केट में छेद होते हैं। तो इसमें अगर कोयला होगा तो क्या होगा, इन छेद से बाहर निकलेगा वो। तो इस कोयले की जो छोटी छोटी राख तो जली हुई होती है, लेकिन ये तो कच्चे कोयले की जो एक कालिख होती है, ये सारे रोड्स पर क्या होती हैं, फैली होती है। तो ये वहाँ का सीन बताया है राइटर ने कि वहाँ कोयले का जो काम है इतना ज़ोरों शोरों से चलता था कि वहाँ पर समर टाइम में रोड्स भी बिल्कुल काले पड़ जाते थे, क्योंकि शिफ्टेड होता है, छन करके कोयले में से क्योंकि क्रेट्स के छेद होते हैं, वहाँ रोड्स पर वो कालिख आ जाया करती। देखो इस पूरी लाइन का मतलब, समर टाइम में लंबी लंबी कतारें बार्जिस और काउस की कैनल में स्लिड करती थी। स्लिड मतलब कि स्लाइड करना, क्योंकि पानी और स्लाइड करना, यहाँ पे नाव क्या करती है, सेल करती हैं, पानी पर सेलिंग करती हैं। तो समर टाइम में तो लंबी लंबी कतारों में वो नाव उस कच्चे माल को ढो करके स्लाइडिंग करती हुई नज़र आती थी। और सर्दियों के टाइम में रोड्स पूरे उस जो मिल से स्टार्ट होते थे अदर जगहों पर, वो पूरे भर जाते थे, और वहाँ पर कोल की डस्ट फैली हुई दिखाई देती थी, जो चारकोल क्रेट्स में से चारकोल चारकोल को, कोयले को लाने के लिए बड़े बड़े बास्केट यूज़ होते थे, उसमें से छन कर आती थी। अब आगे बताया है ड्यूरिंग वन, अब राइटर कहता है ड्यूरिंग, ऐसी ही एक शाम को, अब ये शाम है, विंटर टाइम बता रखा है इसने, ऐसी ही एक शाम को जस्ट बिफोर क्रिसमस, लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस में ठंड होती है, और ठंड में ये कहते हैं ना कि शाम जल्दी हो जाती है, तो वो शाम जल्दी होने का मतलब वो क्या होती है, लॉन्ग इवनिंग्स, जैसे तो शाम बहुत पहले हो जाती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है इवनिंग्स लंबी होती हैं। तो ऐसी ही एक लंबी इवनिंग में द मास्टर स्मिथ, जो वहाँ पे स्मिथ कहो या ब्लैक स्मिथ कहो, जो लोहे का काम करते होंगे उसको स्मिथ कहा जाता है, हिंदी में जैसे हम लोहार कहते हैं। तो वहाँ पे जो मेन मास्टर स्मिथ था, ये समझ लो कि उसकी देख रेख में काम चलता था, और उसका हेल्पर sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron का मतलब है रो आयरन, जो कच्चा लोहा, वो क्या करते थे, कच्चा लोहा, फर्नेस भी भट्टी होती है, जो आग, जिसमें कोयले की आग जली हुई होती है, इस फर्नेस के अंदर ये जो लोहा पड़ा है वो पिग आयरन होता है। और इस पिग आयरन को निकाल कर जब ये पूरा लाल हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसको एक एनविल होता है, एनविल अभी इसमें वर्ड आएगा, एनविल होता है ये वाली सरफेस, इस पर उस लोहे को रखा जाएगा और फिर उस पर चोट करी जाती है, उसको जो शेप बनानी हो फिर बनी जाएगी। तो ये प्लेटफॉर्म होता है, जो लोहे को आपने देखा होगा लोहार की दुकान पे अगर किसी ने, तो उसको कहा जाता है एनविल। तो ये ना रोज़ का काम था उनका। उस आयरन मिल में क्या होता था, एक दिन क्या होता है, शाम को मास्टर स्मिथ बैठा हुआ था अपने हेल्पर के साथ उस फर्नेस भट्टी के पास,
फोर्ज वो पूरी जगह है, लेकिन भट्टी जहाँ पर कोयला जल रहा है। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, वो उस पिग आयरन का वेट कर रहे थे, उस कच्चे आयरन का, विच हैड बीन पुट इन दी फायर, जो आग में रखी हुई थी उन्होंने ताकि वो रेडी हो जाए एनविल पर रखने के लिए। एनविल अभी बताया मैंने, उस प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए जहाँ से उसको मनचाही शेप में ढाला जा सके उस लोहे को। एवरी नाउ एंड देन, अब वो लोहा एक साइड में रख कर थोड़ी छोड़ देते हैं। एवरी नाउ एंड देन वो क्या करते हैं, वेरी ओपनली, वो उनमें से एक खड़ा होता है और वो जो स्टर मतलब है मूव करना, वो जो ग्लोइंग मास है, क्योंकि जो लोहा होता है वो बिल्कुल लाल हो जाता है, चमकता है वो पूरा। तो वो जो ग्लोइंग मास क्या है यहाँ पे, वो पिग आयरन है विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी सी छड़ होती है लोहे की, उससे वो ना उसको हिलाते रहते हैं, उस लोहे को आगे पीछे करते रहते हैं, उलट पलट करते हैं, और उलट पलट करके थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा करते हैं, इन ए फ्यू मोमेंट्स वो वापस लौट आते हैं। मतलब कभी हेल्पर कभी स्मिथ जाते हैं और उस लोहे को ताकि वो चारों तरफ से इक्वली लाल हो जाए, और जब वो वापस आते हैं तो वो ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन स्वेट होता है, पसीने से पसीना टपकता हुआ होता है उनके शरीर से। दो एज वॉज द कस्टम के अकॉर्डिंग ही वॉर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़। हालांकि उन्होंने वहाँ पर काम करने वालों का कस्टम था कि वो सिर्फ लकड़ी के वुडन शूज़ पहनेंगे और एक लंबी सी शर्ट पहनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और हमें भी पता है कि अगर वहाँ इतनी भट्टी के पास काम करने के लिए तो कभी ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत भी नहीं है वैसे भी, तो इतने कम कपड़े पहनते हुए भी जब वो उसको स्टर करके आते थे, उस लोहे को मूव करके आते थे, तो पसीना टपकते रहता था। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स, ऑल द टाइम। अब बताया है कि इसके अलावा वहाँ सारे टाइम कुछ ना कुछ आवाज़ ज़रूर होती थी, जो उस फोर्ज एरिया में सुनी जा सकती थी। किस चीज़ की आवाज़ है, ध्यान से देखना, द बिग बेलोज होता है वो पाइप जिनसे अब कोयला जलाने के लिए जैसे फूंक मारनी होती है, तो वहाँ पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते थे, तो उन इंस्टॉल्ड में से जहाँ से हवा आती है पाइप से, ऐसे कुछ जिसमें से एयर क्या की जाती है, एयर ब्लो की जाती है, तो उनसे अब वो ब्लोइंग एयर की आवाज़ ना बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो उनकी साउंड। दूसरा है बर्निंग कोल, अब जब तेज़ी से वो कोयला जलेगा तो उसकी भी क्रैकिंग की, चटकने की ना अलग सी आवाज़ होती है। और थोड़ा कोयला अगर ब्लो करता हो, थोड़ा कोयला अगर क्रैक करता हो तो कम आवाज़ आएगी, लेकिन वो तो भट्टियों में तो काफ़ी मात्रा में कोयला होता था, ये साउंड। दूसरा है उसके अंदर चारकोल डाला जाता है इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस, जो भट्टी जल रही होती है उसके अंदर चारकोल और ये जो कोयला होता है वो डाला जाता है। तो शोवल का मतलब है पुश्ड विद ए शोव या पुश्ड विद द हेल्प ऑफ ए शोव। कुदाल जो होती है, कुदाल की हेल्प से उसके अंदर चारकोल डालना, ये शोवल को एज ए वर्ब यूज़ कर दिया है। तो मॉ होता है जो बड़ी बड़ी ओपनिंग होती है भट्टी की, आपको भी पता है अगर कुएं की तरह भट्टी जल रही है तो चौड़ा सा उसका मुंह है, उसको मॉ कहते हैं। तो उस कोयले के अंदर धकेलने की आवाज़। फिर है जब वो कोयला उठाएंगे और उसके अंदर जो शॉवल करेंगे, धकेलेंगे, तो उसकी आवाज़ भी क्लैटरिंग होती है, खड़खड़ाने की। जो भी है उस एरिया के अंदर भट्टी के जलने से लेकर कोयला डालने का जो सारा प्रोसेस है वो शोर भरा होता है। आउटसाइड, अंदर तो आवाज़ है ही है, बाहर है वाटरफॉल, एक उस वाटरफॉल के गिरने की आवाज़, झरने की। फिर है अगर हवा चल जाए तो वहाँ पे ना उस एरिया में शार्प नॉर्थ विंड हमेशा चलती रहती है, तो शार्प नॉर्थ विंड के चलने से विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। ऐसे में अगर ईंटों की बनी हुई कच्ची छत हो, ईंटों की बनी हुई छत कच्ची तो नहीं होगी, लेकिन हाँ ऐसी होगी जिसपे अगर बारिश की आवाज़ होगी वो ज़्यादा सुनाई देगी। ईंटों की जैसे ना फैक्ट्री एरिया में होती है, कुछ कुछ प्लेन छत नहीं होती, वो छप्पर टाइप की सी कुछ होती हैं, और ईंटें वो पकी हुई भी नहीं, तो एक ऐसे तरीके की छत जिससे ना क्लैटरिंग साउंड ज़्यादा आती है। तो चाहे हवा की चलने की आवाज़ हो, चाहे रेन ड्रॉप्स के उस ईंटों से बनी हुई
छत से टकराने की आवाज़ हो, जो भी था, ये जो बोला है ना ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स, ये सारी आवाज़ें वहाँ अक्सर आती रहती थी। अब ये इसलिए बताया है, इट वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस, ये इसलिए बताया है ताकि कि इस सारी वजहों की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब ड्यू टू दिस नॉइज़, it happened that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. क्या हुआ कि ऐसे में उस जो रैम्स जो आयरन वर्क्स है उसका मेन गेट खोल करके कोई भी आ जाए तो पता नहीं चलेगा। तो अभी यहाँ बात हो रही है उस पैडलर की, उस पैडलर ने क्या किया है, उसने मेन गेट खोला और अंटिल मतलब कि जब तक नहीं खड़ा हो गया वो भट्टी के पास आकर के, तब तक ना तो उस स्मिथ ने और ना ही उसके पास जो हेल्पर है, ना ही जो बॉय है जो वो शोवल कर रहा है कोल को, चारकोल को, किसी ने भी नोटिस नहीं किया उस आदमी को वहाँ आकर के कैसे वो खड़ा हो गया, कैसे विदाउट परमिशन उसने एंट्री करी। अब आगे बताया है, श्योरली इट वाज नथिंग यूजुअल फॉर पुअर वैगबॉन्ड्स वही जो अक्सर घुमक्कड़ लोग थे वहाँ पे वैगबॉन्ड्स, हमें भी पता है क्या है कि ऐसे जो विदाउट शेल्टर अपना कहीं भी टाइम बिताते हैं, विदाउट होम जो घूमते रहते हैं। तो ये बताया है, एक जनरल सिचुएशन बताई है, वो जो एरिया है वो भट्टी वाला आयरन मिल्स का वो जंगल के बीचों बीच है। तो ऐसे में जो घुमक्कड़ लोग हैं वो अक्सर क्या करते हैं, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, उनके पास कोई अच्छी जगह नहीं होती है ना जब रहने की, तो फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, वो तो उस भट्टी वाले एरिया की तरफ अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू दी सूटी पेन्स। सूटी पेन्स होता है, देखो अगर आग जल रही हो, धुआं निकल रहा हो, तो कांच की कोई भी चीज़ क्या हो जाएगी, वो ब्लैक हो जाती है। तो धुएं की वजह से जो कालिक होती है उसकी वजह से कांच धुंधला हो जाता है, काला हो जाता है, उसको सूटी पेन्स कहा है। और लेकिन अंदर अगर आग जलेगी तो वो काला डार्कनेस बेशक से होगी कांच की, लेकिन कांच चमकेगा ज़रूर। तो इसमें ये बताया है कि जो वैगबॉन्ड्स, जो घुमक्कड़ लोग उस जंगल में आ जाते थे और उनको जब दिखाई देता था ना यहाँ आसपास भट्टी है, तो वो क्या करते थे, और क्योंकि उसको उस लाइट से पता चल जाता था, जो लाइट उन खिड़कियों के थ्रू छन कर आती थी बाहर, तो वो लोग घुमक्कड़ क्या करते थे, अपने आप को वार्म करने के लिए, अपने आप को ठंड में गर्माहट देने के लिए इन फ्रंट ऑफ दी फायर, वो उस आग के सामने अपने आप को आग सेकने के लिए आ जाते थे। तो ऐसा कहा गया है कि अक्सर वहाँ वैगबॉन्ड्स आते रहते थे। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। अब क्या हुआ, अब आज की सिचुएशन बताइए, आज जो हमारा पेडलर है, जो रेड ट्रैप सेलर है, उसके लिए बताया गया है। तो जो ब्लैक स्मिथ्स है ना, उसने क्या किया, जो बाकी वहाँ लोग थे, ब्लैक स्मिथ है और उसका हेल्पर है, दोनों को ब्लैक स्मिथ्स का है, उन्होंने ग्लांस किया, देखा, कैजुअली एंड इंडिफरेंटली, क्योंकि उनके लिए नई बात नहीं थी, अक्सर वहाँ ऐसे लोग आते रहते थे, इसलिए उन्होंने, इंट्रूडर होता है जो विदाउट परमिशन के एंटर कर दे कहीं भी, तो यहाँ पर उस पैडलर के लिए बोला है, ट्रैप सेलर के लिए, उन्होंने भी उसको बिना किसी इंटरेस्ट के और कैजुअली देखा। फिर ही लुक्ड द वे, और वो भी कैसा दिख रहा था, जैसा अक्सर वहाँ पर बाकी घुमक्कड़ लोग आते थे ऐसा ही वो दिख रहा था। हिज टाइप यूजुअली डिड विद ए लॉन्ग बियर्ड, बाकी घुमक्कड़ लोग कैसे दिखते थे, लंबी सी उनकी दाढ़ी होती थी, डर्टी होते थे, बड़े रैग्ड है कपड़े, फटे पुराने ऐसे ही, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और कोई रेड ट्रैप सेलर होता भी था, कोई नहीं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये कॉमन होती थी। और ये आज जो वाला पेडलर आया, इसके पास कुछ डैंगलिंग है यहाँ पे, हैंगिंग, उसकी चेस्ट के साथ उसने थोड़ी सी रेड ट्रैप्स हैं बांध रखे हैं, चूहेदानियाँ बांध रखी है, ये उसका सारा अपीयरेंस है। फिर क्या होता है, उसने देखा, आया वहाँ पे भट्टी के पास खड़ा हो गया, फिर उसने परमिशन मांगी रेड ट्रैप सेलर ने, और उसने कहा कि भाई क्या उसको यहाँ पे शेल्टर मिल सकता है रात के लिए। तो मास्टर ब्लैक स्मिथ ने क्या किया, नोडिड होता है शेकिंग हेड इन एग्रीमेंट, हाँ कर दी, हाँ ठीक है भाई रुक जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि गले मिला उसके और बहुत प्यार से हाँ भरा तो उसने स्माइल की, नहीं, हॉटी कंसेंट था, हाँ तो भरी, लेकिन जो हॉटी घमंड होता है ना एक मालिक का, और जो दूसरा एक भिखारी होता है उसका भिखारी का प्लीड करना, भीख मांगना, तो ये भिखारी से कम उसके लिए नहीं था।
तो हाँ तो भर दी, लेकिन उसका ऑनरिंग विदाउट ए वर्ड, कुछ बोला नहीं उसको, ठीक है। इसको वैगाबॉन्ड को मिल गया, एग्रीमेंट मिल गया। फिर क्या हुआ, द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। अब वैगाबॉन्ड को क्या चाहिए था, ये जो ट्रैम्प है ना, ये भी उस वॉन्डरर के लिए बोला है, जो वॉन्डरर ये हमारा रेड ट्रैप सेलर है। तो कितने नाम आए अभी, ट्रैम्प आया है, ये यहाँ पे ट्रैम्प है, वैगाबॉन्ड, और क्या था, पेडलर था, ठीक है। तो ये सब उसी के नाम हैं। अब इसमें होता है कि इस ट्रैम्प ने, रेड ट्रैप सेलर ने भी कुछ नहीं कहा। ही हैडंट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। जब यहाँ उन्होंने हॉटी कंसेंट दिखाया, भाई समझ तो हर कोई जाता है, तो इसको भी लगा कि ठीक है, इसके अंदर ये अगर कुछ नहीं बोलना चाहता तो मुझे क्या पड़ी है, मैं भी, मुझे तो यहाँ रात काटनी है, अपने आप को वार्म करना है, सो जाना है, सुबह उठ के चले जाना है। अब ये बताया है आगे क्या होता है, फिर से एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है रैम्सजो आयरन मिल का। इन दोज डेज द रैम्सजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट फेमस एक आयरन मास्टर था, वो उसका क्या था, ओन्ड बाय, वो उसका मालिक था। और उसकी ग्रेटेस्ट एम्बिशन, उस मालिक की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी कि वो जो आयरन बनाता है ना, यहाँ से प्रोड्यूस करता है जिस लोहे को, मार्केट तक पहुंचाता है, वो कैसा होना चाहिए, वो बहुत ही गुड क्वालिटी का होना चाहिए। और ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी। और अच्छी क्वालिटी का काम जब करना है तो हमें उतना ही अच्छा टाइम स्पेंड भी करना होता है। तो वो क्या करता था, डे एंड नाइट ना बोथ इंस्पेक्शन के लिए आता था, और इंस्पेक्शन के ज़रिए मतलब उसके राउंड लेता था वो, कि जो भी मेरा काम चल रहा है वो ठीक है या नहीं है। और अक्सर वो डे और नाइट के अपने राउंड्स पर आता था। सो द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल एंड दिस वेरी मोमेंट ही केम। तो जब ये रेड ट्रैप सेलर वहाँ आग सेकने के लिए आता है, वो परमिशन मांगता है वहाँ स्टे करने के लिए। तो जो डेली राउंड होते हैं इस प्रोमिनेंट आयरन मास्टर के, वो उसके राउंड लेने का समय आता है उसी टाइम जिस टाइम ये रेड ट्रैप सेलर वहाँ पर आग सेकता है। ओके, next we will continue tomorrow.